नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन। कल यानी रविवार को मध्य प्रदेश में आ गए थे। खजुराहो में उन्होंने एक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया और उसके बाद वो भोपाल में हैं और आज दिन भर रहने के बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। खास बात है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा संगठन के नेताओं से बातचीत की, विधायक सांसदों से मुलाकात की और उनसे 1 to 1 बात की। इसका मतलब जो निकल कर आ रहा है वो ये कि उन्होंने मंत्र दिया कि किस तरह से जनता से कनेक्ट होना है, किस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी बात कहनी है, इसके साथ साथ किस तरह से अपना व्यवहार, अपना चाल चरित्र और चेहरा बनाकर रखना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के भाजपा की कमान संभालने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बात हो रही है वो अगेंस्ट करप्शन बात हो रही है। वो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने उस काम को करने की तैयारी में है जो उन्होंने 2014 में किया था, आज से 10 साल पहले। तो आज इसी पर बात करेंगे। भोपाल में वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, और इसमें गौतम अडानी ने 1,10,00,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। तो उन्होंने, मोदी ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो ईवी के मामले में, यानी सौर ऊर्जा के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में देश को लीड कर सकता है। ये भी सबसे खास बात। तो आज इसी पर मुद्दे की बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, और बहुत जल्द स्टूडियो में आएंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी कमल राठी जी। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं नेताओं ने क्या कहा प्रधानमंत्री के आगमन पर। के नाते उन्होंने बात की है कार्यकर्ताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नीति के अनुसार, विचारों के अनुसार जनसेवा करने के लिए आदेश मिले हैं और उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे चलते हुए जनता की सेवा करो, बस यही तो आदेश और निवेदन, मार्गदर्शन यही तो। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आत्मीय, बाबा की तरह, गुरु की तरह उनने अपने विद्यार्थियों और शिष्यों को चाल चरित्र आचरण होना चाहिए, उसके लिए सभी को मार्गदर्शन दिया। आचरण का तो हमेशा पार्टी के निर्देश रहते हैं कि स्वच्छता की राजनीति करो, तो वो हम लोगों को निर्देश। तो उन्होंने एक गुरु की तरह, घर के मुखिया की तरह और देश के प्रधानमंत्री के नाते भी अपनी पार्टी के लोगों को ये संदेश दिया कि किस तरह से उनको जनता से संवाद करना है, किस तरह से सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करना है और कैसे वो गुड गवर्नेंस की बात करें। तो बहुत सारी बातें इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर डॉक्टर राहुल रंजन जी। डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि भाजपा के भीतर हमेशा एक प्रक्रिया चलती है संगठन को मजबूत करने की और अपने आप को परिष्कृत करने की, सुधारने की। कई बार इसके परिणाम अच्छे भी आते हैं, कई बार इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं भी आ पाते। भाजपा के भीतर कहा जाता है कि इतना काम करा जाता है कि या तो कार्यकर्ता काम करता रहता है या कई बार वो थक जाता है। दूसरी पार्टी की भाषा में कहे कि भाजपा के भीतर सतत काम चलता है, निरंतर काम चलता है। एक चुनाव के बाद वो दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। और ख़ास बात है कि पूरे देश की जो बीजेपी है राज्यों की, वो आपस में इंटरकनेक्ट रहती है और मार्गदर्शन मिलता है पार्टी हाईकमान से। तो नरेंद्र मोदी जी कल से मध्य प्रदेश में थे। आपकी राय, वो क्या मंत्र दे गए हैं? क्योंकि हम सुन रहे थे कि जिस ढंग से भाजपा की महिला विधायक जो इंदौर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि वो परिवार के मुखिया की तरह, बाबा की तरह बात कर रहे थे, शिक्षक की तरह गृह मंत्र दे रहे थे। आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? देखिए राघवन जी, ये पार्टी की और संगठन के लिए एक बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री संगठन के लिए भी समय निकाले। और मध्य प्रदेश के लिए ये इसलिए बड़ी बात है कि पहली बार ये हुआ कि प्रधानमंत्री भोपाल में रुके और 2 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में बिताए। महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन को लेकर जो उन्होंने बातें कही, वास्तव में वो एक आदर्श बातें हैं। और यदि पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी उनकी बातों का अनुसरण करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा नींव डली गई है पार्टी के संगठन की, वो और मजबूत होगी। लेकिन अभी कुछ बीते समय से कुछ घटनाक्रम मध्य प्रदेश में ऐसे हुए जो कहीं ना कहीं पार्टी की साख को, पार्टी पदाधिकारियों के चरित्र को लेकर, पार्टी पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर शंका पैदा करते हैं।
और इसलिए प्रधानमंत्री ने एक जमकर नसीहत दी पार्टी पदाधिकारियों को। अभी बीच में एक सौरभ शर्मा का केस हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कौन इन्वॉल्व कौन किया, लेकिन इससे भी पार्टी की इमेज को धक्का लगा। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत ज़्यादा कोई अच्छी सूचना नहीं है। यहाँ संगठन महामंत्री को लेकर तो एक पार्टी के कद्दावर नेता ने, बुंदेलखंड के एक कद्दावर नेता ने ये कहा कि अब तो आप चुनाव लड़ लें, आप मोदी से भी बड़े हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की आप सुनते नहीं हैं, आपके बंगले पे जाओ तो पुलिस का पहरा रहता है। तो संगठन महामंत्री को लेकर कम से कम ऐसी बातें पहले नहीं होती थी। संगठन महामंत्री तो डायरेक्ट 1-to-1 करते थे कार्यकर्ताओं से। लेकिन सौरभ शर्मा के मामले में कोई बीजेपी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया जी। तो मुझे लगता है कि उससे भाजपा संगठन का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनके कार्यकाल में यदि ऐसी बातें होती हैं, सरकार के दौरान यदि ऐसी बात होती है, तो कहीं ना कहीं लगता ज़रूर है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण टिप्स पदाधिकारियों को दिए कि उन पर अनुसरण करना ही चाहिए। और चूंकि उनका एक लंबा अनुभव रहा है संगठन में भी काम करने का, सरकार में भी काम करने का, तो वो जानते हैं कि काम कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है, और जो उनका अनुभव था वो उन्होंने साझा किया पार्टी पदाधिकारियों और कहते हैं कि वो बदलती भाजपा को देख भी रहे हैं और भाजपा को बदल भी रहे हैं। भाजपा को अब वो गवर्नेंस की तरफ ले जा रहे हैं। पहले भाजपा का अभियान था कि वो देश में हर जगह रच बच जाए, हर राज्य में उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो अब देश के हर राज्य में बीजेपी की उपस्थिति तो है, लेकिन अब जब आप संगठन को मजबूत करके सरकार में आ गए तो गवर्नेंस में कैसे आए, गुड गवर्नेंस कैसे करें। इस पर मोदी जी ने ये भी कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारी हैं, कि आप घमंड से दूर रहें, क्योंकि उनको पता है कि घमंड या अहंकार आदमी को ले डूबता है। हाल के दिनों की हम बात करें तो दिल्ली में जो कुछ निकला उसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी तो ठीक ठाक थी, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बड़ा घमंड हो गया था। वो ये कहते थे कि मोदी जी, आम आदमी पार्टी को हराने में आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो खुद सर्टिफिकेट बांटते थे कि उनके सत्येंद्र जैन अगर बेईमान है तो फिर हरीशचंद्र भी बेईमान है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत चीज़ों को, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि वो संगठन से भी जुड़े रहे, संघ के प्रचारक रहे, तो उनको पता है कि अगर आप में अहंकार आया, घमंड आया, तो फिर आपका डूबना तय है। जनता से आप व्यवहार में नम्रता रखें, ये भी उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कोई नई बात तो नहीं की है, लेकिन अगर मोदी कह रहे हैं तो उसका असर लोगों पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बचपन से सुनते ना आ रहे हों कि घमंड मत करिए, घमंड तो भगवान का भोजन है, अहंकार तो जो करता है उसको, लोग कहते हैं ना कई बार, डॉक्टर राहुल रंजन जी, कि घमंड तो भैया रावण का भी नहीं रहा। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, अगर हम घमंड करेंगे तो हमारा एक तरह से निपटना तय है या हमारा पराभव होना तय है। तो वो सब बातें मुझे लगता है कि व्यवहारिक बातें, कल की जो बातचीत थी 1-to-1 नरेंद्र मोदी और भाजपा के विधायकों की, सांसदों की, उसमें वो निकल कर आई कि उन्होंने एक तरह से पार्टी के बुजुर्ग के नाते सीख दी, नसीहत दी। और आज जब जो सरकार के रूप में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपार संभावना है, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में मध्य प्रदेश देश का सिरमौर बन सकता है। फिर जो नवकरणीय ऊर्जा, उसमें मध्य प्रदेश का बड़ा रोल हो सकता है। और जो गौतम अडानी, उन्होंने कहा कि वो 1,10,000 करोड़ का निवेश करेंगे और उसमें खनिज भी है, ऊर्जा भी है, और बहुत सारी बातें जो मुझे लगता है निकल कर आई है। गोदरेज भी आज शामिल थे इसमें। तो आपको क्या लगता है कि मोदी के जो मंत्र हैं वो संगठन और सरकार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे लगता है कि बीजेपी का तो भला होगा, राज्य का भला भी होगा। और ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि राहुल जी, तो सवाल यही कि अहंकार से बचें। सबको पता है कि अहंकार से बचना बड़ा कठिन होता है, और ख़ासतौर से जब आपका आत्मशक्ति हो। तो राज्यों में जो भाजपा सरकार में है उनके लिए मोदी जी का ये मंत्र कितना कारगर होगा, आपकी राय। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो आपने देखी है, इस पर भी आप चाहे तो टिप्पणी करें। राघवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो उम्र है, वाकई में जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है या फिर परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है, तो उन्होंने तमाम चीजों को देखा है, एक सत्ता के रूप में भी और एक संगठन के रूप में, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता से उनकी सफर शुरू हुआ और आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। ये दोनों चीजें। तो आप जिन सूत्रों की बात कर रहे हो ना, तो वो सूत्र तो नरेंद्र मोदी जी के कड़कड़ में या रग रग में बिल्कुल शामिल है, क्योंकि वो संगठन के सूत्र को भी समझते हैं और सत्ता के सूत्र को भी समझते हैं। और इन दोनों के बीच का जो तालमेल है वो मोदी जी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में चूंकि 2 दिन रहे वो,
और 2 दिन में उन्होंने समझा है, तो ऐसा नहीं होता कि वो 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश में आए हों। उनके पास पूरे साल भर का पूरा फीडबैक है, क्योंकि मोहन यादव जी उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जो मंत्रिमंडल के रूप में या विधायकों के साथ में जो समर्थन मिलना चाहिए था विकास के परिप्रेक्ष्य में, तो वो हो नहीं पाया। और ये फीडबैक नरेंद्र मोदी जी के पास था कि एक ऐसा प्रदेश जहां हमारी सरकार पूरी मतलब दमदारी के साथ में चल रही हो, मुख्यमंत्री मेरी पसंद का हो, लेकिन मंत्रियों का जो कार्यशैली है, मंत्रियों का जो व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति है या फिर पार्टी के प्रति है, वो दिखाई नहीं दे रहा। इससे आपको साल भर के अंदर मध्य प्रदेश में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। और यही चीज नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की ओर खींच के लेके आई। और यही पाठ पढ़ाना, यही सूत्रवाक्य देना था कि सब मंत्री यदि मुख्यमंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री अकेला इस प्रदेश में कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि मोहन यादव जी जहां बैठे हुए हैं, उनके ज्यादा सुपर लोग या उनसे सीनियर या संगठन में अनुभवी लोग भी मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जिस अहम की बात कर रहे हो, तो सबके पास अपना अपना अहम है। सब सीनियरिटी में है, कुछ लोग मोहन यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनका अहम बोल रहा है। संगठन में लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है तो उनका अहम बोल रहा है। तो इस अहम को तोड़ना आवश्यक था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर के बैठ करके लोगों के साथ में या विधायकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में 1 to 1 बात करी कि अकेले चलोगे तो सफल नहीं होगे, तो मिलजुल करके चलना है, संगठन के साथ चलना है। और ये भ्रम भी तोड़ना था उन लोगों का कि 1 दशक से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, तो एक घमंड स्वाभाविक होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि इतना घमंड होना चाहिए और होता है स्वाभाविक। तो वो घमंड भी कार्यकर्ताओं में और बाकी लोगों में दिखाई देने लगा था। तो उस घमंड को भी तोड़ना था कि ये घमंड स्थायी नहीं है। यदि ज्यादा घमंड करोगे तो फिर वो उतार दिए जाओगे नीचे। बिल्कुल तो इस चीज को राहुल जी समझाया गया है। जी राहुल जी, दरअसल मुखिया तो हैं, वो तजुर्बेकार भी हैं पार्टी के भीतर, और वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का एक तरह से जिसे कहते हैं मिश्रित संस्करण है। अटल जी की तरह वो जनता से कनेक्ट होते हैं और संगठन के मामले में लालकृष्ण आडवाणी की तरह वो काम करते हैं और कठोरता से काम करते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि मुझे लगता है 2 दशक मध्य प्रदेश में बीजेपी को हो गए हैं और उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है। उसी अहंकार से बचने की सलाह उन्होंने दी और ये कहा कि अगर आप इससे परे हो जाएंगे तो फिर आपकी और राजनीति लंबी चलेगी। लेकिन जो आपने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो लोग हैं टीम में, उनके मंत्रिमंडल में, वो उनसे सीनियर है, तो अब वरिष्ठता का थोड़ा सा आप उसको, अहंकार शब्द थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वरिष्ठता का मान हर कोई चाहता है कि हमारी वरिष्ठता का मान हो। लेकिन जहाँ तक मोहन यादव जी की बात है, वो दिल्ली ने जो उनको एक तरह से पाठ्यक्रम दिया है, उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ, और वही पाठ्यक्रम वो अपने साथियों को बता रहे हैं कि ये सिलेबस है, इसके हिसाब से पढ़ाई करो, जो इस पर काम करेगा वो पास हो जाएगा। और डॉक्टर मोहन यादव इस पर काम कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं, वो हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि अपना परफॉर्म करें जो उनको दिल्ली से मैसेज मिला है। राठी जी, सवाल ये कि डॉक्टर मोहन यादव जूनियर थे, उनसे कई सीनियर मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन बीजेपी की लगता है जो नई भाजपा है अब वो बिल्कुल नए लोगों को लेकर आ रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक, भजन लाल शर्मा राजस्थान में पहली बार के विधायक, नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात में पहली बार के विधायक। इसके बाद पहले की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में विप्लव दास थे, वो भी फर्स्ट टाइमर एमएलए थे। तो हमें लगता है कि अब वो नए लोगों पर दाव खेल रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने चर्चा में कहा कि नए विधायक या नए सांसद एक तरह से कोरा कागज होते हैं, जैसा चाहो वैसा आप उस पर लिख लो। तो जो मोहन यादव पर लिखा है, मोहन यादव उसको उतार रहे हैं, जो पुराने कागज है वो उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी राय, नरेंद्र मोदी के जो टिप्स हैं, जो मंत्र हैं, जो उनकी नसीहत है, वो कितनी कारगर होगी? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो काफ़ी दूर तक का है। उनको ये दिख रहा है कि हम जो पुराने लोगों को, जो राजनीति में होता है कि सेकंड लाइन तैयार ही नहीं होती, तो मुझे ये लगता है उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। और जब सेकंड लाइन की स्थिति बनती है तो हम कहीं ना कहीं सत्ता विहीन होने का भी प्रयास बहुत सारी जगह हो जाता है। तो एक मोदी जी का जो विजन है कि एक सेकंड लाइन भी पैरेलल में तैयार हो जाए, जिससे भाजपा लंबे समय तक इस देश में राज कर सके। तो आप उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि नए और पहली बार के विधायक या
पहली बार के सांसद, ऐसे लोगों को काफ़ी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ में वो एक्सपीरियंस लोगों को भी रखते हैं, जिससे कि सत्ता और वो बराबर चले। जैसा हम अभी आपने देखा कि GIS मीट की भी बात करते हैं, तो पिछले 15-20 दिन में इंडस्ट्रीज लाने के लिए 17 या 18 पॉलिसी एकदम से सरकार ने लॉन्च करी। तो ये देखिए, ये नई पहल थी कि इतनी सारी पॉलिसी लॉन्च की। भोपाल जैसी जगह जहां आज तक एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं होती थी, उन्होंने भोपाल में समिट करा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ उपस्थित होकर सारे विधायकों सांसदों की भी उन्होंने क्लास ली, जो भी उनको समझाया और लंबे समय तक काम करने के लिए समझाया। जिस हिसाब से अगर किसी विधायक सांसद को लंबे समय रहना, क्योंकि अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप एक गलती करते हैं तो आप सीधा वो सांप सीढ़ी की खेल की तरह है कि एकदम सांप ने काटा और आप नीचे आ गए। तो इसी को देखते हुए उन्होंने सिखाया कि अहंकार ना करें, अन्य चीज़ें भी जैसे हम जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक तक पहुँचे। तो ये सब चीज़ों को जो उन्होंने समझाने का एक प्रयास किया, वो एक बहुत सराहनीय पहल है। बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए, जिससे कि एक मजबूत विपक्ष की वो देश की जरूरत होती है। बिल्कुल। और हर राजनीतिक दल को सीखना चाहिए। साथ ही मैं एक बागेश्वर धाम जी का भी काफ़ी धन्यवाद करूंगा कि एक नई तरह की पहल जो प्रदेश में आई कि हॉस्पिटल में भी धार्मिक स्थल, मंदिरों में भी हॉस्पिटल, सत्य साई बाबा ये काम किए थे और मुझे लगता है ये दूसरे बाबा हैं। तो ऐसे चूंकि अस्पताल की बहुत आवश्यकता है और बहुत सारी जगहें मंदिरों के पास होती है, अगर वो इस ढंग का भी काम करते हैं तो एक अच्छी पहल है। और उसका उद्घाटन भी माननीय मोदी जी ने किया, शिलान्यास किया, अभी तो उसको बनने में टाइम लगेगा जी। तो वो मुझे लगता है कि एक मैसेज वो भी जाएगा। ये धर्म के नाम पर एक अच्छा काम इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि जो धार्मिक प्रवचन करता है, जो साधु सन्यासी हैं, या जो, चूँकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो साधु नहीं है, वो ब्याह करने वाले, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने एक पर्ची निकाल कर कहा था कि मुझे पता है कि इनकी माता जी को चिंता किस बात की है कि इनकी शादी हो जाए, बारात लग जाए। तो वो एक तरह से ग्रस्त संत बनेंगे, क्योंकि और वो जो ग्रस्त संत कर रहे हैं, ये काम तो उन सब का भी है जो कई दशकों से जनता के बीच में कथाएं कर रहे हैं और वो लाखों रुपए उनकी कथा पर खर्च होते हैं और कई लाख रुपए वो दक्षिणा में लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अनुकरणीय पहल है, भले ही एक नवोदित संत ने की है, और ये सब जो पुराने संत हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि जो हमारे महामंडलेश्वर हैं या शंकराचार्य जी है, उनके लिए भी एक तरह का मैसेज है। लेकिन सबसे खास बात है योगी राज जी कि जो नए MLA MP पर नरेंद्र मोदी दाव लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सेकंड लाइन ही वो थर्ड लाइन को आगे लेके आ रहे हैं। तो अब जो ये थर्ड लाइन है, फर्स्ट टाइमर के MLA जब मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि जब नरेंद्र मोदी जी सरकार के बाहर जब भी जाएंगे तो ये जो थर्ड लाइन है ये उस समय शिखर पर रहेगी। तो नरेंद्र मोदी के पढ़ाए लिखाए राजनीति में आगे बढ़ाए हुए लोग तब राज करेंगे और वो नरेंद्र मोदी को अपना गुरु या अपना घर का मुखिया मानकर, जैसे अटल जी अडवाणी को लोग मानते थे, आज की पीढ़ी में जो लोग काम कर रहे हैं, वैसे अब जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत उन्होंने एक तरह से भविष्य के हिसाब से काम किया। आपकी राय? उद्योग के मामले में उन्होंने मैसेज दे दिया कि अब मध्य प्रदेश उद्योग के मामले में पीछे नहीं रहेगा। तो जो नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स के उद्योगपति है वो यहाँ निवेश करेंगे। गौतम अडानी ने तो ये संकेत दे दिया है। हमें लगता है कि आगे पीछे अंबानी भी कुछ करेंगे इसमें, टाटा भी इसमें कुछ करेंगे और मध्य प्रदेश के हज़ारों लोगों को, हज़ारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और एक तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि 21वीं सदी भारत की है दुनिया में, और देश के भीतर 21वीं सदी मध्य प्रदेश की है, और ये उसके संकेत हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मैं भी था आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जी, और वहाँ अडानी ने तो किया ही किया 1,10,000 करोड़ का, अंबानी के प्रतिनिधियों ने भी वहाँ 60,000 करोड़ का MOU साइन किया जी, और करीब 2 लाख, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास के MOU साइन हो चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बड़ी सफलता और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का ही अहम रोल है। बिल्कुल। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टर समिट को मोदी ने अपने सिर लिया और जितने उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए उसमें मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब उन्होंने एड्रेस किया, अब आप सोचिए राघवेंद्र जी, वो जब अपना संबोधन कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के बारे में उनको ऐसी जानकारी थी, बिल्कुल धारा प्रभाव उन्होंने मध्य प्रदेश की जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात की, उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा भोपाल इंदौर ही नहीं, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर जैसे एयरपोर्ट ने डेवलप हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा बोलूँगा बीच में आपसे कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी संगठन के तौर पर मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, हम 1998 की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के
चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो, बघेलखंड रीवा की बात हो या मालवा की या भोपाल की बात हो, इसलिए उनको सब चीज़ें पता है। और यही मुझे लगता है कि इसी के चलते वो बुंदेलखंड भी गए थे एक अस्पताल के शिलान्यास में, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। तो वो उन्हें पूरी समग्रता के साथ मध्य प्रदेश की चिंता है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई जानकारी भाजपा के पदाधिकारियों को नहीं हुई, जो बताते हैं कई बार। अब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और उसमें 30% ग्रीन एनर्जी। जी, ये एक बड़ा आंकड़ा वो बताते हैं। और आने वाले समय में पूरे का पूरा व्यवस्था, ये जो नेचुरल जो एनर्जी है, इसमें ग्रीन एनर्जी, इसमें सोलर एनर्जी, इस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, मध्य प्रदेश लीडर बनेगा इस मामले में। बिल्कुल। और रीवा को लेकर उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी सी जानकारियां उनको बहुत बेहतर है, और वो उसको जिस धारा प्रवाह ढंग से वो बोलते हैं, तो लोगों के दिलों में उतरती है। बिल्कुल। उन्होंने इन्वेस्टर से कहा कि आप मध्य प्रदेश आए तो महाकाल भी जाइए। तो कहने का अर्थ है, जो उन्होंने ब्रांडिंग मध्य प्रदेश की वो यहाँ के लोग नहीं कर पाए। ठीक। और उससे इत्तेफाक करते हुए देखिए, जो देश और विदेश के जो प्रतिनिधि यहाँ आए, उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक से। बस एक लाइन को और मैं बोलूंगा, उन्होंने जब पार्टी पदाधिकारियों से बात की तो एक सवाल उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ 1 करोड़ फॉलोअर्स किसके हैं। तो वो कोई उसके जवाब ही नहीं दे पाए। और फॉलोअर्स के मामले में 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े नेता के नहीं है। मोहन यादव के 4.5-5 लाख हैं, शिवराज सिंह चौहान के 7.5-8 लाख के आसपास हैं। इसके बाद सारे नेता हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तरह से कहा कि आप सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाइए, एक्टिव हो जाइए, और वो करप्शन के मामले में तो उनका संदेश है, लेकिन वो सब चीज़ें अब देखने को मिलनी चाहिए, तब खास बात होगी। समय की कमी है। डॉक्टर राहुल जी, बहुत संक्षेप में आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। राघवन जी, सिर्फ एक चीज है, एक आयोजन था, लक्ष्य ढेर सारे थे। जी। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, दूसरे लक्ष्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना है। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए पहुंचे हो और वहां उद्योगपतियों को उन्होंने संबोधित किया हो। एक तो हो गया इन्वेस्टर मीट, दूसरा हो गया मंत्र देना, तीसरा हो गया आप जिसकी बात कर रहे थे, तीसरी लाइन तैयार करना। मतलब ठीक है, मोदी जी को ये एहसास है, आभास है कि आज नहीं तो कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक पीढ़ी, एक लाइन तय हो जाना चाहिए, तो वो भी लक्ष्य पूरा होगा। तो 3 लक्ष्यों पे काम एक साथ हुआ है। अंतिम 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। कार्यप्रणाली में 3 चीज मेन है: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइजेशन। जी। अब बाकी की जो उनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, उनके लक्ष्य के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से अगर चीजें लाती हैं तो निश्चित ही भ्रष्टाचार कम होगा, रोजगार अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे लगता है सबको उनसे सीख लेना चाहिए और काम करना चाहिए। कह सकते हैं कि जो डॉक्टर राहुल ने कहा कि एक तीर से कई निशाने थे, वो नई पीढ़ी को आगे लेके आ रहे हैं, वो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि आप पब्लिक से कनेक्ट हो जाइए। उद्योग के मामले में तो उनका लक्ष्य है कि समय से काम हो जाए, आपकी प्रोडक्शन अच्छा हो, पैकेजिंग अच्छी हो और मार्केटिंग अच्छी हो। तो कह सकते हैं कि वो सिद्धस्त हैं सामाजिक कार्यों में, सियासत में और उद्योग के मामले में, जिसका हमने 2 दिन में असर भी देखा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर राहुल जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो आज बाखबर में थे मोदी के मंत्र। कल हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।